हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जेईई मेन 2020 8 जनवरी शिफ्ट 2 का पेपर। मैं एज ए स्टूडेंट पेपर सॉल्व करूंगा। हर एक क्वेश्चन के बाद मैं लाइन ऑफ थिंकिंग बताऊंगा कि किस तरीके से तुम्हें सोचना चाहिए सॉल्यूशन, और तुम्हें किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वेश्चन टफ है या तो मुझे उसी टाइम पे सॉल्व कर लेना चाहिए या फिर स्किप करके आगे निकल लेना चाहिए। ये सारी बातें पता चलेंगी इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 वेक्टर्स चैप्टर से आ चुका है। ठीक है, उन्होंने गिवन है हमारे पास दो वेक्टर, ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस। उन्होंने एक और बात बताया कि एक और वेक्टर है मेरे पास सी वेक्टर, सच दैट बी क्रॉस सी की वैल्यू बी क्रॉस ए के बराबर है। यहां से बहुत लोग बोल देते सर सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर है, वो तो सोचना ही नहीं है। ठीक है, नाउ एंड सी डॉट ए इज इक्वल टू 0, एक और कंडीशन दे रखा है उन्होंने। अब पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी डॉट बी। ओके, बढ़िया है। अभी ध्यान से सोचना कि भाई उन्होंने सी डॉट ए दे रखा है, सी डॉट ए दे रखा है उन्होंने। मेरे पास सी वेक्टर अगर पता होता तो मैं सी डॉट बी बहुत ही आसानी से निकाल सकता था। सी वेक्टर अगर पता होता तो मैं सी डॉट बी आसानी से निकाल सकता था, लेकिन जब तुम देखोगे सी वेक्टर किधर फंसा हुआ है, तुम बोलोगे कहीं क्रॉस प्रोडक्ट में। अगर तुम मेरे वीडियोस देखते आते रहते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए, ये बात मैंने बहुतों बार बताया है कि जब भी जो वेक्टर मुझे निकालना हो वो किसी क्रॉस प्रोडक्ट में फंसा हो तो मुझे क्या करना चाहिए, एक और बार क्रॉस ले लेना चाहिए। किससे? एक और बार क्रॉस ले लेना चाहिए, लेकिन किससे? उसके लिए मैंने बताया था कि हमेशा एक कंडीशन तो दे के रखेगा। क्या कंडीशन दे के रखा है? सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। अच्छा, सी डॉट ए इज इक्वल टू 0 दे रखा है तो मुझे क्या करना चाहिए, ए वेक्टर से क्रॉस ले लेना चाहिए दोनों साइड। जब ए वेक्टर से क्रॉस ले गए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, बताओ भाई कितना? तुम बोलोगे सर ए डॉट सी इंटू बी वैक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी वैक्टर, दिस इज इक्वल टू ए डॉट ए इंटू बी वैक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू ए वैक्टर। चलो अब देखो सी डॉट ए 0 गिवन है, सी डॉट ए 0 गिवन है मतलब ए डॉट सी 0 गिवन है। ए डॉट सी या सी डॉट ए की बात है। यहाँ से ए डॉट बी तुम निकाल सकते हो, ए डॉट बी निकाल सकते हो। ए डॉट बी बताओ कितना आएगा? ए डॉट बी इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1, कितना आ गया 4, तो माइनस 4 इंटू सी वैक्टर, दिस इज इक्वल टू ए डॉट ए कितना होता है मॉड ए का होल स्क्वायर। मॉड ए कितना है बताओ जल्दी। तुम बोलोगे सर मॉड ए इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस 4 प्लस 1, कितना आ गया रूट अंडर 6, मॉड ए का होल स्क्वायर डेट इज 6 इंटू बी वैक्टर माइनस ए डॉट बी कितना है, ए डॉट बी अभी तुरंत निकाला 4 इंटू ए वैक्टर। अच्छा, तो माइनस 4 सी वैक्टर इज इक्वल टू 6 इंटू बी वैक्टर। बताओ 6 इंटू बी वैक्टर, 6 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 6 के कैप माइनस 4 इंटू ए वैक्टर, 4 इंटू ए वैक्टर इज 4 आई कैप माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 2 जे कैप माइनस 4 के कैप। ओके, अब निकालो भाई, माइनस 4 सी वैक्टर मेरे पास कितना आ गया, 6 आई कैप माइनस 4 आई कैप 2 आई कैप माइनस 6 प्लस 2 जे कैप प्लस 6 माइनस 4 प्लस 2 के कैप। वाओ, अब तुम क्या करोगे, माइनस 4 से डिवाइड कर दोगे। सी वैक्टर कितना आ गया, माइनस हाफ आई कैप माइनस हाफ जे कैप माइनस हाफ के कैप। अच्छा, सी वेक्टर मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है, मुझे बी वेक्टर पता है, सी डॉट बी निकाल सकता हूँ क्या? बोलेंगे हाँ। अच्छा, बी वेक्टर बता दो कितना है भाई। बी वेक्टर है मेरे पास आई माइनस जे प्लस के, आई माइनस जे प्लस के। बताओ बी डॉट सी कितना आएगा, ध्यान से बताना। तो आएगा माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ, कितना आ गया, दिस इज माइनस हाफ। आंसर इज माइनस हाफ, ऑप्शन नंबर 3। तो बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ये तुम्हें आता तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ये ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। इस टाइप के क्वेश्चंस लगभग बहुतों बार आ चुके हैं जेईई मेंस में ऑलरेडी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास एरिया अंडर द कर्व का। हमें क्या करना होता है, पहले फिगर बनाना होता है। तो एरिया अंडर द कर्व, और तुम कर्व देखोगे तो बहुत सिंपल सिंपल कर्व है, एक पैराबोला है एक लाइन है। अगर ये बनाने आता है तुम उसी समय बना के निकल लो, नहीं आता है तुम क्या कर सकते हो, स्किप करके आगे निकल सको। ठीक है, सबसे पहले इनइक्वालिटी का कर्व कैसे बनाते हैं सबको पता होना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, इनइक्वालिटी का नहीं बना के पहले इक्वालिटी का बनाएंगे। मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का बनाएंगे एंड y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x का बनाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों का ग्राफ बना लिया।
ना अब देखो, जब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे वो कुछ इस टाइप का आएगा, ठीक है। दिस इज द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये जो लाइन बनाओगे, x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू 3, और y को 0 रखोगे तो x की वैल्यू, y को 0 रखा मैंने, y को 0 रखा तो x की वैल्यू 3/2, ठीक है। तो ये लाइन बेसिकली ये है, ठीक है। दिस इज y इज इक्वल टू 3 - 2x एंड दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। y को एक्स स्क्वायर रख दिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 - 2x, और यू कैन से एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू या तो 1 या तो -3, तो तुम्हें दिख रहा होगा दिस इज एक्स की वैल्यू 1 एंड दिस इज एक्स की वैल्यू -3। एक्स की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू -3 तो y की वैल्यू 9, ओके। अब मुझे कौन सा रीजन चाहिए होगा, तो जो रीजन इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में कौन सा रीजन है, ये वाला रीजन है। इसका मुझे एरिया कैलकुलेट करना है। मैं कौन सा एलिमेंट लूंगा, सबसे पहले एरिया कैलकुलेट करने वाला एरिया आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद तुम्हें कौन सा एलिमेंट लेना है वो पता करना चाहिए। एलिमेंट लेने के लिए तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे वर्टिकल एलिमेंट लेंगे। क्यों, वर्टिकल एलिमेंट लेना ज़्यादा आसान है, उससे क्या होगा एक ही बार में पूरा पूरा एरिया कवर हो जाएगा। अच्छा, इसमें x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी, क्योंकि तुमने dx लिया है तो x की वैल्यू तुम्हें दिख रहा है -3 से 1 तक मूव करेगी, ओके। तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, -3 से 1 तक। y अप का मतलब 3 - 2x माइनस y डाउन का मतलब एक्स स्क्वायर, इसका dx। एरिया कैलकुलेट कर लो, कितना आएगा एरिया, देखो तुम बोलोगे -3 से 1, दिस इज 3 - 2x स्क्वायर, 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 3 -3 से 1, ओके। चलो ठीक है, तो अब मैंने लिमिट रख दिया 3 - 1 -1/3 माइनस के साथ -9 -1 प्लस 9, ओके ठीक है। तो -9 + 9 कट गया, ये कितना आया 3 - 1 2 2 - 1/3 3 × 2 6 6 - 1 5 5/3, तो ये आ चुका है 5/3 माइनस इधर से -9 + 9 कटा -9 -9 + 9, तो दिस इज 27/3, तो दिस इज 32/3 32/3 दिस इज दी ऑप्शन, ठीक है। चलो, तो ये भी क्वेश्चन इजी क्वेश्चन कैटेगरी में आता है। अगर तुम प्रीवियस ईयर सॉल्व करते आ रहे हो तो ये सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए तुमसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ गया देखते हैं। ओके, कर्व वर्क दिख रहा है मुझे, तो या तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से होगा या तो एप्लीकेशन डेरिवेटिव से होगा। देखो पढ़ लेते हैं पहले। बोला गया द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द नॉर्मल टू द कर्व दिस। अब ये जो कर्व है, इस कर्व को मुझे क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल इक्वेशन निकालना पड़ेगा एट द पॉइंट 2, 2। इन्होंने बोला कि 2, 2 कोई इस कर्व पे पॉइंट है, मान लेते कोई भी रैंडम कर्व है, उस पे एक 2, 2 पॉइंट है, उस पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया, टेंजेंट पता है तो नॉर्मल आ जाए। उस नॉर्मल का इक्वेशन निकालो पहले, उस नॉर्मल का इक्वेशन का डिस्टेंस परपेंडिकुलर निकालो। कहाँ से, कहीं 0, 0 है सपोज, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। सिंपल है, लॉजिक तो सिंपल है। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले किसी भी तरीके से नॉर्मल का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए मुझे तो पॉइंट पता है ऑलरेडी, क्या चाहिए होगा, स्लोप चाहिए होगा। स्लोप कैसे निकालेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, 2x + 2x का डिफ्रेंशिएशन प्लस 2x y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx माइनस 6y dy/dx इज इक्वल टू 0। 2, 2 पे निकालना है, 2 रख दो, दिस इज 4 + 4 + 4 इंटू dy/dx माइनस 12 इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2, 2 मैंने रख दिया, तो यहाँ से आएगा 8 एंड माइनस 8 इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0। तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तुम्हें दिख रहा है dy/dx की वैल्यू 1 आई, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आई, 1 आई। 2, 2 पे अगर टेंजेंट लिखता तो उसका स्लोप 1 होता, तो नॉर्मल लिखता तो उसका स्लोप कितना होता, तुम बोलोगे स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी -1। अच्छा, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो क्या मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ, तुम बोलोगे हाँ, y - 2 इज इक्वल टू -1 इंटू x - 2, y - 2 इज इक्वल टू -x + 2, दिस विल बी x + y - 4 इज इक्वल टू 0। दिस विल बी द नॉर्मल। अब इस नॉर्मल का डिस्टेंस निकालना है 0, 0 से, निकाल लो भाई, सिंपल है। 0, 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया, 0
प्लस 0 माइनस 4 डिवाइड बाय रूट अंडर 2 का मॉड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी परपेंडिकुलर, सो दिस इज इक्वल टू 4 बाई रूट टू से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर दें तो ये कितना आ जाएगा 2√2, तो आंसर कितना है 2√2। ईजी क्वेश्चन था, हो जाना चाहिए था मैक्सिमम बच्चों से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये जो क्वेश्चन है देख के डरावना लग रहा है। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे नहीं कर पाएंगे इसको। इंटीग्रेशन में इनइक्वालिटी डाल दिया। अब देखो, इंटीग्रेशन में जब इनइक्वालिटी डाल दे तो वो अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन हो गया, मतलब तुम्हें एरिया को अप्रोक्सीमेट करना है, क्योंकि तुम्हें पता है कि इंटीग्रेशन क्या बताता है, एरिया। इसके लिए मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पहले बता देता हूँ। अगर सोचो मेरे पास कोई कर्व है, ठीक है, सपोज दिस इज द कर्व, इस बीच में मुझे एरिया निकालना है। एक्स इज इक्वल टू ए से एक्स इज इक्वल टू बी के बीच में ये एरिया निकालना है। ठीक है, अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मेरे पास ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, इस फंक्शन के बारे में सोचो, ये अभी इंक्रीजिंग दिख रहा है। ठीक है, इस बीच में कहीं कुछ कटवट नहीं हो रहा है। ओके, अब तुम अगर सोचोगे कि मैं एक रेक्टेंगल बनाऊँ इस टाइप का, तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, तुम सोच के बताओ। तुम बोलोगे दिस इज एफ ऑफ बी, दिस इज 0। ठीक है, तो एफ ऑफ बी ये लेंथ हो गया और ये हो गया इंटू बी माइनस ए। ठीक है, ये एरिया एक आया। ठीक है, अब सोचो मैंने क्या किया, सपोज ये तो ऊपर हो गया, सपोज यहाँ ये एरिया ले लिया मैंने, मुझे निकालना था सपोज ये पूरा एरिया। मैंने अब क्या किया, ये एफ ऑफ ए वाला पॉइंट लिया, मैंने एफ ऑफ ए ये लेंथ निकाला, दिस लेंथ इज बी माइनस ए, ये एरिया निकाला। अब रिलेशन क्या होगा, तुम बोलोगे जो अपना ओरिजिनल इंटीग्रेशन आएगा, मतलब रेड वाला जो एरिया आएगा वो इस एरिया से छोटा होगा और इस एरिया से बड़ा होगा। ऑब्वियसली दिख रहा है मुझे। ठीक है, मतलब ये जो रेड वाला एरिया है, रेड वाला, वो ऑब्वियसली इस एरिया से तो बड़ा होगा लेकिन इस वाले एरिया से छोटा होगा। बस ये चीज़ पता होना चाहिए। एक तो ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन का, एरिया का अप्रॉक्सीमेट करने का। बहुत सारे कॉन्सेप्ट और भी आते हैं। क्या करते हैं हम लोग, जो नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है उसके हिसाब से हम लोग क्या मानते हैं, एक इंटीग्रेबल फंक्शन मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन निकालना बहुत ईजी होता है। अब मुझे दिख रहा है यहाँ जो इंटीग्रेबल फंक्शन है इसको हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इतना आसान नहीं है। रूट के अंदर क्यूबिक है, वो भी 1/में। तो हमने क्या बोला, पहले इस फंक्शन को आइडेंटिफाई करो जो फंक्शन अंदर में है जिसको डिफ्रेंशिएट या इंटीग्रेट करना है मुझे। मैंने बोला दिस फंक्शन इज एफ एक्स 1/√ 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 4। मैंने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। जब डिफ्रेंशिएट करोगे क्या आने वाला है, तुम बोलोगे नीचे इसका पूरा का पूरा स्क्वायर 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 4, नीचे स्क्वायर आ गया। ऊपर का ध्यान से देखना, तुम बोलोगे अच्छा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, तो ठीक है, नीचे पूरा का स्क्वायर, ऊपर इसको जैसे का तैसे रहने दिया, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस 1 रहने दिया, इसका डिफ्रेंशिएशन इज 1/2√x। ठीक है, 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 4 इंटू उसका डिफ्रेंशिएशन चेन रूल डेट इज 8x² माइनस 18x प्लस 12। ठीक है, ये आ गया मेरे पास डिफ्रेंशिएशन। अब इस डिफ्रेंशिएशन को देखो, तो जब देखोगे तो इस माइनस साइन पूरा है बाहर, ये ऊपर में क्वाड्रेटिक आ गया, कितना है उसमें 4 बाहर निकालेंगे तो 2x² माइनस 4 बाहर नहीं निकलेगा, 2 बाहर निकलेगा, तो 4x² माइनस 9x प्लस 6। ठीक है, ओके, इफ़ एनी वैल्यू इज सेटिस्फाइंग दिस, तुम बोलोगे ठीक है। मुझे 1 से 2 के बीच में देखना है ना। अगर मैं देखूं तो 4x² 1 रखेगा तो कितना आएगा, 4 प्लस 6 माइनस 9 पॉजिटिव आ रहा है। 2 रखेगा तो कितना आएगा, 16 प्लस 6 माइनस 18। ठीक है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है। मतलब 1 से 2 के बीच में ये वाला पॉजिटिव, ओवरऑल ये नेगेटिव है, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, उसका मतलब कि छोटे पे बड़ा वैल्यू, बड़े पे छोटा वैल्यू आएगा। मतलब 1 पे छोटा वैल्यू और 2 पे बड़ा वैल्यू आएगा। ठीक है, तो एक बार 1 रख के देखते हैं पूरा का पूरा फंक्शन में। 1 रख के देखो कितना आ रहा है फंक्शन में। जब 1 रखोगे तो कितना आ रहा है देखना। तो तुमने बोला सर 1 रख दिया, एफ ऑफ 1 कितना आ रहा है,
तुम बोलोगे 1/√2 -9 + 12 + 4। देखो कितना आ रहा है, 12 4 16, 16 2 18, 18 -9, तो 1/√9। ठीक है, दिस इज f(1). ओके, अब तुमने f(2) निकाला। f(2) कितना आ रहा है तुम बताओगे, 1/√8 × 2 16 -36 + 24 + 4। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है देखना, तुम बोलोगे 1/√8 24 16 4 20 20 20 40 4 44 44 44 -36 कितना हो गया 8, 1/√8। ओके, तो तुम्हें दिख रहा है, वही मैंने बोला था कि 1 पे छोटे पे बड़ा, छोटे पे छोटा, और f(2) 1/√8। तो अपना एरिया जो होगा f(1) and 2 - 1 एंड f(2) 2 - 1। ठीक है, तो ये कितना आ गया 1/√9, ये आ गया 1/√8। इंटीग्रेशन इसके बीच में रहेगा, तो इंटीग्रेशन का स्क्वायर करना है, तो दोनों साइड पॉजिटिव है तो स्क्वायर कर ही सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ गया, i² विल बी इन बिटवीन 1/9 से 1/8। ठीक है, तो i² विल बी इन बिटवीन 1/9 से 1/8। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था जो कि अच्छा क्वेश्चन था, बच्चे ने सॉल्व नहीं किया होगा इसको। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक तो इंटीग्रेशन से डरते हैं बच्चे, अब इंटीग्रेशन में भी उन्होंने इनइक्वालिटी दे दिया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर तुमसे सॉल्व नहीं भी हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम क्या करो, स्किप करके आगे निकल सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन। ओके, कोनिक्स से दिख रहा है मुझे, क्या बोला गया, इफ लाइन y = mx + c इज अ टेंजेंट टू द सर्कल दिस। ठीक है, मान लिया mx + c इस पे एक टेंजेंट है एंड इज परपेंडिकुलर टू ए लाइन L1। ओके, अपने पास जो ये प्यारा सा लाइन है y = mx + c, ये एक सर्कल पे टेंजेंट है, तो वहाँ से तो मुझे एक कंडीशन आता है, एक सर्कल का सेंटर जो है मेरा 3, 0 है, उससे डिस्टेंस रेडियस के बराबर होना चाहिए, जो कि 1 गिवन है। ओके, तो मैं तो ये निकाल लूँगा, लेकिन एक और कंडीशन गिवन है कि क्योंकि मेरे पास m और c दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स हैं, लेकिन आंसर जो है सिर्फ c के फॉर्म में, मुझे m को किसी भी तरीके से एलिमिनेट करना होगा। उसके लिए उन्होंने एक कंडीशन दिया है कि द लाइन इज परपेंडिकुलर टू लाइन L1। अब L1 के बारे में क्या गिवन है, L1 is a tangent to the circle this at point this। ओके, दिस पॉइंट इज सेटिस्फाइंग दिस। तो इस सर्कल पे इस पॉइंट पे एक टेंजेंट लिख लेते हैं, x(1) + y(1) इज इक्वल टू 1। तो ये कितना आ गया, x + y = √2। अच्छा, इसका स्लोप कितना हो गया, तुम बोलोगे y = -x + √2, स्लोप इज -1। अच्छा, इसके परपेंडिकुलर का स्लोप कितना हो जाएगा 1, दिस मीन्स ये कितना हो गया 1। तो ये इक्वेशन आ गया y = x + c। तो ये वाला इक्वेशन पूरा का पूरा क्या आ गया, x - y + c = 0। इस सर्कल का, इस लाइन का, इस सर्कल के सेंटर से 3 - 0 + c / √2 का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से यू विल गेट 3 - c = √2, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो 9 + c² -6c = 2, 6c² - 6c + 7 = 0। ये कंडीशन आना चाहिए, c² - 6c + 7 = 0, c² - 6c + 7 = 0, ऑप्शन नंबर 1। तो ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था, ये मैक्सिमम बच्चों ने कर लिया होगा। ठीक है, तुम्हें भी सोच लेना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, कुछ एफडेस दिख रहा है, देखने में तो डरावना है, लेकिन बस उन्होंने डराया है। देखते हैं, बोला गया लेट S बी दी ऑल सेट ऑफ फंक्शन दिस टू दिस। ठीक है, कहीं भी 0 से 1 में डिफाइंड है, विच आर कंटिन्यूअस इन 0 से 1 एंड डिफरेंशिएबल इन 0 से 1। ये वाला लाइन पढ़ के तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, या तो रोल्स थ्योरम या तो LMVT। ठीक है, काउचेज नहीं आएगा क्योंकि दो अलग अलग फंक्शन होते हैं fx एंड gx, तब काउचेज दिमाग में आता, लेकिन अभी तो मेरे दिमाग में रोल्स थ्योरम या LMVT आ रहा है। ठीक है, देन अब LMVT और रोल्स में डिफ्रेंशिएट किस तरीके से करते हैं, रोल्स के लिए वो एंड पॉइंट पे वैल्यू सेम देता, f(0) = f(1) दे देता, तो मैं रोल्स लगाता, लेकिन उसने वो वैल्यू नहीं दी है। देन फॉर एवरी f इन S देयर एग्जिस्ट अ c बिलोंग्स टू 0 से 1। इतना पढ़ने के बाद तो कंफर्म हो जाना चाहिए LMVT ही लगेगा, डिपेंडिंग ऑन f सच दैट f' क्या होना चाहिए, f(1) - f(c) डिवाइडेड बाय 1 - c। ये बोलना चाह रहा है वो, c पे रिलेशन लगा रहा है, लेकिन हमें पता है कि हमारा जो रोल्स थ्योरम लगता है या LMVT लगता है वो एंड पॉइंट पे लगेगा, है ना। मतलब
बोला गया अगर वो फंक्शन पूरा 0 से 1 में है, ठीक है, एक पॉइंट कहीं बीच में सी है, ओके, तो एक पॉइंट कहीं बीच में सी है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एफ डैश सी की वैल्यू जो होगी वो एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 1 के बराबर होगी, ठीक है। ये तो मैं क्लेम कर सकता हूँ बहुत ईजिली रोल्स थ्योरम से, अरे एलएमवीटी से ये क्लेम कर सकता हूँ, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए, ठीक है। लेकिन उन्होंने सी के लिए रिलेशन बनाने के लिए बोला है, ओके। अब सी के लिए जो रिलेशन बनाने के लिए बोला गया है, तो तुम बोल सकते हो कि कोई भी बोला गया एक सी होगा बीच में, सच डैट एफ डैश सी के बारे में पूछा गया है, ओके। तो मैं अगर फंक्शन को कुछ इस तरीके से मान लूँ, सपोज कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो यहाँ पे अगर सी है तो दिस इज, यहाँ पे जो स्लोप होगा वो एफ डैश सी होगा, ठीक है। अभी सोचना कि सी से 1 में अगर मैं एल एम बी टी लगाऊँ सी से 1 में, तो यहाँ कोई नंबर एक के आएगा, ठीक है, सच डैट एफ डैश के की वैल्यू कितनी होगी, तो तुम बोलोगे एफ डैश के विल बी इक्वल टू एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी, ठीक है, ओके। तो एफ यहाँ पे ये आने वाला है ये, और ये स्लोप ये, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि इसका मैग्नीट्यूड इस स्लोप का लेस देन होगा मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप एट सी, ठीक है। तो यहां से यू कैन से एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ सी का मॉड लेस देन 1 माइनस सी का मॉड इंटू एफ डैश सी। अच्छा 1 माइनस सी तो एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसको मॉड से बाहर निकाल सकते हैं, तो दिस इज एफ डैश सी का मॉड, यहाँ एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ 1 लिखो या एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ सी मॉड के अंदर है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। तो ये डायरेक्टली एलएमवीटी लगाना था, हमें थोड़ा बहुत सोचना था। एक और काम कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू, तुम एक फंक्शन एज्यूम कर सकते हो, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एज्यूम कर लिया, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स कुछ एज्यूम कर लिया, उससे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। अगर जिसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं करने आता है तो यू कैन डू एनी फंक्शन डिपेंडिंग ऑन फंक्शन एफ। तो तुम्हें क्या करना था, कोई भी एक फंक्शन लेते, एज्यूम करके निकल लेते, ओके। नेक्स्ट फंक्शन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास मैथमेटिकल रीजनिंग का। मैथमेटिकल रीजनिंग बहुत बार बोला है मैंने, जाके पढ़ लो भाई, मेरे चैनल पे है, बहुत ही ईजी होता है क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए टॉटोलॉजी, टॉटोलॉजी के बारे में पूछा गया है। तो टॉटोलॉजी का मतलब ये होता है कि अगर तुम वेन डायग्राम बनाओ तो पूरा का पूरा फिल हो जाए, या फिर अगर तुम ट्रूथ टेबल बना रहे हो तो सारे सारे ट्रू हो जाए, ठीक है। तो मैं ट्रूथ टेबल से तो नहीं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, वेन डायग्राम बनाता हूँ। अच्छा वेन डायग्राम बनाते हो तो इसको देखो भाई, वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। तुमने बोला व्हाट आई कैन डू, मुझे पता है कि P इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू नॉट P यूनियन Q के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज दिस, ऑप्शन चेक करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो मैं ये चेक करूँ तो नॉट P मतलब इसका नॉट डेट इज P यूनियन नॉट Q ही आ जाएगा। यूनियन किसके साथ, P यूनियन Q के साथ, ओके। इसका वेन डायग्राम बना के देख लेते हैं, तुरंत फटाफट बन जाएगा। P और Q पहले ये बना दी, यूनियन है तो सब कुछ ले सकते हैं, P यूनियन Q पहले भर दिया पूरा। अब इसको देख लिया, P का यूनियन नॉट Q के साथ, Q के बाहर, नॉट Q के साथ मतलब Q के बाहर, ये तो ओवरऑल सब कुछ आ गया, दिख रहा है मुझे ये टोटोलॉजी है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही टोटोलॉजी हो गया किस्मत से, ठीक है। अगर ऐसे ही नहीं तो सारे को चेक करते हैं, फिर से इसको भी ऐसे ही लिखते हैं, उसका वेन डायग्राम बना के देखते हैं, ठीक है। इसको भी ऐसे ही लिखते हैं, वेन डायग्राम बना के देखते हैं, इसको भी ऐसे ही लिखते हैं, वेन डायग्राम बना के देखते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, ठीक है। अब हमारा किस्मत अच्छा था, पहला ही हो गया। तो इसलिए ये बहुत ही ईजी होता है मैथमेटिकल रीजनिंग, नहीं किए हो तो जाके कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अरे भाई एपी का क्वेश्चन इजी होता है, ठीक है। 10th लेवल के बच्चे भी कर सकते हैं इसको। बोला गया 10th टर्म ऑफ एपी इज दिस, 10th टर्म तुम्हें पता होता है कितना होता है, a प्लस 9d, a प्लस 9d की वैल्यू 1/20 है। एंड इस 20th टर्म a प्लस 19d की वैल्यू 1/10 है, वाह। देन इज सम ऑफ द फर्स्ट 200 टर्म, a और d निकल जाएगा तो निकल जाएगा। a और d निकालने के लिए मैंने क्या किया, डिफरेंस ले लिया। डिफरेंस 19d माइनस 9d, 10d इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/20, तो दिस इज 2/20 माइनस 1/20, डेट इज 1/20, ठीक है। तो d कितना आ गया, तुम बोलोगे 1/200। अच्छा d अपने पास आ चुका है,
डी अपने पास आ चुका है 1/200। तो डी की वैल्यू आ चुकी है, तो मैं ए निकाल सकता हूँ। ए कैसे निकालूंगा, इधर डाल दो, ठीक है। तो ए प्लस 9/200 इज इक्वल टू 1/20, दैट 10/200। तो ए इज ऑल्सो इक्वल टू 1/200। अच्छा, ए और डी दोनों सेम है, तो 200 टर्म का सम कैसे निकालेंगे, S200 कितना होगा, वह n/2, डेट इज 200/2, 2a का मतलब 2/200 प्लस n-1 डेट इज 199, n-1 इंटू डी डेट इज 1/200। ओके, सो ये कितना आ चुका है मेरे पास, देखना 200 में काट दूँ तो दिस इज 1/2, 99, 199 प्लस 2 कितना आ रहा है बताओ, 199 प्लस 2 इज 201, तो 201/2 आ गया आंसर, 201/2, 201/2 इज ऑप्शन नंबर 2। तो ये भी इजी ही बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को, ये तो बेसिक 10th के बच्चे भी कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ गया फंक्शन चैप्टर से। फंक्शन में कुछ इन्होंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फंसाया है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फंसाने से क्या होता है, बच्चे फंस जाते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंसाने से बच्चे फंस जाते हैं, तुम्हें फंसना नहीं है। तुमने बोला कि भाई 1 से 3 में डिफाइंड है फंक्शन, 1 से 3 को देखो ध्यान से, 1 2 3। मुझे पता है फंक्शन को बस 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 1 होगा और 2 से 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 2 होगा। तो मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को डिफाइन कर लूँगा। कैसे डिफाइन करूँगा, जब मैं बोलूँगा x बिलोंग्स टू x ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2 है, तो मैं क्या करूँगा, ये फंक्शन विल बी x/1 प्लस x²। और जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3 हो जाए, तो मैं बोलूँगा दिस फंक्शन विल बी 2x/1 प्लस x²। बस, अब बोला गया क्या, देन द रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज ऑफ द फंक्शन निकालना बहुत ईजी है, ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, हाँ, ये तुम ये भी कर सकते हो कि x से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन तुम डायरेक्टली अगर वैल्यू पुट करो, तुम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करके भी देख सकते हो। अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा 1/x² का होल स्क्वायर, 1 प्लस x², डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इज 1 माइनस x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस इज 2x, दैट इज 2x²। ठीक है, तो दिस इज 1 माइनस x² अपन 1 प्लस x² का होल स्क्वायर, ये f' है, तो -1 प्लस 1, इधर साइन चेंज होगा, प्लस माइनस प्लस, तो दिख रहा है 1 से ऊपर हमेशा इंक्रीजिंग है, तो 1 से ऊपर ही हमें देखना है, तो सोचना ही नहीं है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग है तो बड़ा वैल्यू छोटा वैल्यू। 1 से 2 में इसका वैल्यू कितना आएगा, जब x इज इक्वल टू 1 रखोगे, देखना कितना आएगा, 1/1/2, और 2 रखोगे तो 2/5। ठीक है, एक रेंज तो 1/2 से 2/5 आ गया, मतलब ऑब्वियसली 2/5 से ये वाला आंसर हो जाना चाहिए। जब 2 रखोगे तो देखना इधर 4/5, 3 रखोगे तो कितना आएगा, देखना 6/10, डेट इज 3/5। तो ऑप्शन नंबर 4, ये अगर तुम इतनी फास्ट देख पाते हो जैसे मैं देख रहा हूँ, तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा लाइफ। ठीक है, बस तुम्हें क्या करना था, ग्रेटेस्ट इंटीजर अब भी आए तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें ये सोचना है ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीग्रल वैल्यू पे वैल्यू चेंज कर देता है। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हमेशा ब्रेक करो इंटीग्रल वैल्यू पे, चाहे इंटीग्रेशन में आए चाहे इस तरीके से फंक्शन में आए, हमेशा काम करेगा ये सब। ठीक है, चलो ये तो मतलब ट्रिवियल हो चुका है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही हर साल क्रैमर्स रूल से। ठीक है, ओके। सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इस बार उन्होंने होमोजीनियस नहीं दिया, नॉन होमोजीनियस दिया, ताकि थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़े। अच्छा, हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इसके बारे में कमेंट करना है। उसके लिए सबसे पहले मुझे डेल्टा निकालना पड़ेगा। डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी देखना, लैम्डा 2 2, 2 लैम्डा 3 5, 4 लैम्डा 6। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स प्लस माइनस प्लस है। ठीक है, लैम्डा टाइम्स 18 माइनस 5 लैम्डा माइनस 2 टाइम्स 12 लैम्डा माइनस 20 प्लस 2 टाइम्स 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 12। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 18 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस 24 लैम्डा माइनस माइनस प्लस 40 प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 24। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर इज माइनस लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, माइनस 24 लैम्डा प्लस 18 लैम्डा इज माइनस 6 लैम्डा। ठीक है,
और इधर 40 माइनस 24 इज 16 प्लस, ठीक है। ये आ चुका है तुम्हारे पास। अब लैम्डा की वैल्यू अगर 2 लिखो, 2 ले सकते हैं, तो ऐसे कर ले, माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा माइनस 16 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस कैन बी फैक्टराइज इनटू माइनस लैम्डा माइनस 2 इंटू लैम्डा प्लस 8, ठीक है। अब तुम्हें दिख रहा होगा डेल्टा इज इक्वल टू 0 होगा तभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होगा तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यूनिक सॉल्यूशन के बारे में सोचना पड़ेगा। अच्छा, डेल्टा 0, लैम्डा इज इक्वल टू -8 पे तो डेल्टा 0 हो रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू -8 पे 0 हो रहा है, तो यूनिक सॉल्यूशन सोच ही नहीं सकते, ऑप्शन नंबर ये कट गया, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू 2 पे डेल्टा 0 हो रहा है, तो नो सॉल्यूशन कैन बी पॉसिबल, ठीक है। ये वाला भी कट गया, नो सॉल्यूशन व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 8, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू 8 पे डेल्टा 0 हो ही नहीं रहा है। लैम्डा इज इक्वल टू 2 पे डेल्टा 0 हो रहा है, दिस मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है। ओके, दिस मीन्स हमें एक काम बचा, लैम्डा इज इक्वल टू 8 तो देखना ही है, सिर्फ लैम्डा इज इक्वल टू 2। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू 2 पे देखना है अब, या तो नो सॉल्यूशन या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तीनों चेक करना पड़ेगा। अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तीनों के तीनों 0 आ जाते हैं तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, एक भी नॉन 0 आ जाते हैं तो नो सॉल्यूशन। तो हमने सबसे पहले डेल्टा 1 निकाला फॉर टेकिंग लैम्डा इज इक्वल टू 2। अच्छा, डेल्टा 1 निकालोगे कितना आएगा, देखना ध्यान से देखना, मैंने डिटर्मिनेंट लिखा 5 8 10 पहले जगह पे, इधर 2 3 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 2, इधर 2 5 6 2 5 6, दिस इज डेल्टा 1। डेल्टा 1 में क्या करते हैं, कॉलम 1 चेंज करते हैं, वैल्यू कैलकुलेट करो कितना आएगा, 5 इंटू 18 माइनस 10 माइनस 2 इंटू 48 माइनस 50 प्लस 2 इंटू 16 माइनस 30, दिस इज इक्वल टू 18, 8 इंटू 5 40, दिस इज माइनस टू प्लस 2 42, एंड दिस इज अगेन 16, तो ये 14 इंटू 2 माइनस 28, ये तो नॉट इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब डेल्टा 1 नॉट इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 2। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ठीक है। एक ही निकाल लिया, कोई भी एक नॉन 0 आ गया, दिस मीन्स नो सॉल्यूशन हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई। ओके, इस टाइप का अब यार बाइनोमियल का ये तो मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, इसमें क्या ही बताना, तुम समझ सकते हो ये कितना इजी क्वेश्चन है। बोला गया अल्फा एंड बीटा आर द कोएफिशिएंट ऑफ दिस एंड दिस इन द एक्सपेंशन दिस। देखो ये x प्लस वाई एक्स माइनस वाई टू द पावर n है, ठीक है। तो x प्लस वाई टू द पावर n या प्लस 6 प्लस एक्स माइनस वाई टू द पावर 6 लोगे तो ऑड वाला पूरा का पूरा कट जाएगा, इवन वाला आएगा, तो 2 इंटू 16 लिख दिया मैंने, 6C0, ठीक है। दिस विल बी 6C0 y टू द पावर 0 x टू द पावर 6, x क्या है x टू द पावर 6 प्लस 6C2 y टू द पावर 2 that is x square minus 1 into x to the power 4, okay, plus 6C4 y to the power 4 that is x square minus 1 का whole square x to the power 2 plus 6C6 y to the power 6 that is x square minus 1 to the power 3, बाकी उधर 0, ओके। तो ये आ गया। अब यहाँ से तुम्हें निकालना है 6C0, ये तो लेना नहीं है, x टू द पावर 4 x टू द पावर 2 पे फोकस करना है, तो यहाँ से x टू द पावर 2 आएगा नहीं, सिर्फ x टू द पावर 4 आएगा, लेकिन कितना आएगा, चलो x टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट लिख रहा हूँ मैं डायरेक्टली, ठीक है। 2 को बाद में मल्टीप्लाई करते, 2 इंटू यहाँ से आया नहीं, यहाँ से x टू द पावर 4 आएगा माइनस x टू द पावर 4 62 के साथ, 62 माइनस के साथ, यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आया, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर उसमें मल्टीप्लाई होगा ऑब्वियसली, तो इससे आएगा नहीं, इससे भी नहीं आएगा x टू द पावर 4, इससे आएगा -2 इंटू 64, -2 इंटू 64, यहाँ से आएगा क्या, a माइनस बी का होल क्यूब, डेट इज a माइनस बी दी होल क्यूब इज a क्यूब, नहीं a क्यूब का कोई फ़ायदा नहीं है, प्लस बी क्यूब 1
उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, सॉरी -3ab ए प्लस बी एक्स क्यूब -1। तो यहाँ से भी नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ से तो आने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है, ख़त्म। तो ये x⁴ का इतना ही आएगा, देख लो ये कितना आ रहा है, 2 टाइम्स -62, 6 × 5/2 30/2 -15 64 इज इक्वल टू 62। तो ये भी 15 × 2 30, तो कितना आ रहा है भाई, ये तो -45 × -90 आ रहा है। ओके ठीक है। अब x² कोएफिशिएंट यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से आएगा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा x², डेट इज 64, ठीक है। 64 कितना होता है, 15 होता है। ओके तो ठीक है ना, इंटू 2 ऑब्वियसली, तो 30। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस, अल्फा माइनस बीटा आ गया, ठीक है, -30। ओके अल्फा प्लस बीटा 60 आ रहा है ना, माइनस माइनस कटा, हाँ -90 इधर से -30, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आया -60, नॉट 60, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, कहीं प्लस माइनस में एक्चुअली गड़बड़ हो चुका होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। लेकिन करना बस इतना ही है, ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बस इसी को, यही है कि तुम्हें ध्यान से करना है, एकदम एक्सपेंड कर करके। इसको मैं पूरा ओपन नहीं किया हूँ, तो हो सकता है कि मिस्टेक हो गया हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट का आ गया। अब लिमिट देखो बहुत सिंपल है, इस टाइप का लिमिट आए तुम्हें तुरंत समझ में आना चाहिए, लेबनिज फॉर्म लगेगा, ठीक है। एक्सटेंड 0 0 0 0/0 फॉर्म क्या करो, LHO लगाओ, LHO लगाओ, नीचे वाला तो 1 एक ही बार में हो गया, ऊपर वाला डिफ्रेंशिएट कर क्या आ गया, x sin tan x, वाह, और x sin x इज इक्वल 0 को दिए तो 0 आ गया, लिमिट 0, इतना सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम लोग। ओके मैट्रिक्स का क्वेश्चन दिख रहा है हमें। अब मैट्रिक्स के क्वेश्चन में देखो, ए दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, देन tan × A इनवर्स पूछा है आई और ए के फॉर्म में। देखो एक तो तरीका ये होगा कि तुम ए इनवर्स निकालो, ए इनवर्स निकालना बहुत आसान है, ठीक है। ए इनवर्स कितना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए इनवर्स निकालो, उसका 10 गुना कर दो। अब उसके बाद सारे ऑप्शंस में ए और आई देख के देखो कौन किसके बराबर आ रहा है। एक तरीका ये है, ये बेसिक मेथड है, जब कुछ नहीं आता है तुम इससे करके कम से कम सही तो करके आओ, ठीक है, 100% सही तो करके आओ, 4 मार्क्स तो लेके आओ। लेकिन अगर तुम्हें आइगन वैल्यू का कुछ कॉन्सेप्ट आता है तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं किसी भी, तो a - λI निकालते हैं, इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 करते हैं, ठीक है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आता है, देखना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आएगा, कैसे आएगा, तुम बोलोगे डिटर्मिनेंट ऑफ 2 - λ 2 9 4 - λ, ओके, इसकी वैल्यू 0 से इक्वेट करेंगे, तो ये कितना आ रहा है, 2 - λ इंटू 4 - λ -18 इज इक्वल टू 0। देखना 8 - 2 λ -4 λ प्लस λ² -18 इज इक्वल टू 0। ये कितना आ रहा है, λ² -6 λ -10 इज इक्वल टू 0। अब ये कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू आया लैम्डा, तो बोला जाता है कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को वो मैट्रिक्स खुद के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करता है, डेट इज ए विल सेटिस्फाई। तो a² -6 से -10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब तुम्हें ए इनवर्स निकालना है, तुमने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो a², तो ए इनवर्स a इंटू आई बचा, ठीक है, -6i हो गया, -10 ए इनवर्स हो गया इज इक्वल टू 0। तो 10 ए इनवर्स डायरेक्टली आ गया तुम्हारे पास क्या, a -6i, ऑप्शन नंबर 2। तो ये था फंडा। अगर तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तुम क्या करोगे, बेसिक से जाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब ये जो मीन मीडियन का क्वेश्चन है ये तो सिंपल होता है, ठीक है। तो बोला गया मीन एंड द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन
are found to be 10 and 4. Okay. On rechecking, it was found that an observation 9 was incorrect and the correct observation was 11. Then the correct variance is, okay, देखो 20 ऑब्जर्वेशंस है मेरे पास, तो समेसन एक्स आई बाई एन डेट इज बाई 20, तो समेसन एक्स आई की वैल्यू कितनी आएगी तुम बताओ पहले। तो मीन है 10, तो समेसन एक्स आई की वैल्यू 200 आई, ठीक है। अच्छा, वेरिएंस है 4, वेरिएंस इज बेसिकली समेसन एक्स आई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 20 माइनस मीन का होल स्क्वायर डेट इज 10 का होल स्क्वायर डेट इज 100। ओके, तो 104 इंटू 20 इज इक्वल टू समेसन एक्स आई का स्क्वायर। तो समेसन एक्स आई का स्क्वायर कितना आ गया तुम्हारे पास, तुम बोलोगे 104 इंटू 2 इज 208 इंटू 0, ठीक है। ये आया समेसन एक्स आई, ये आया समेसन एक्स आई स्क्वायर। अब बोला गया कि हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन था, इट वॉज फाउंड डेट एन ऑब्जर्वेशन 9 वॉज इनकरेक्ट एंड द करेक्ट ऑब्जर्वेशन वॉज 11। तो बेसिकली इसमें 9 काउंट हो गया लेकिन 11 काउंट होना चाहिए। तो समेसन एक्स आई न्यू कितना आएगा, न्यू आएगा 200 में से तुम 9 को हटाओगे 11 को ऐड करोगे, कितना आ गया, तुमने बेसिकली 2 ऐड किया तो 202 आ गया ये। ओके, समेसन एक्स आई स्क्वायर न्यू कितना आ गया, तुम बोलोगे समेसन एक्स आई स्क्वायर न्यू मेरे पास आ चुका है, वन नोट का प्रॉब्लम यार, समेसन एक्स आई का स्क्वायर मेरे पास आ चुका है, उधर आया था 104 इंटू 20, तो ये हो गया 2080। तो 2080 में से 99 का स्क्वायर इज 81, 11 का स्क्वायर इज 121 ऐड करोगे, तो कितना ऐड किया तुमने बेसिकली 121 में से 19, 81, 21 प्लस 19, 21 प्लस 19, ठीक है 48 किया। तो तुमने 2080 में 48 किया, तो दिस इज 0, 8 से भाग 2 हाथ ले 2120 नया, ठीक है। तो न्यू वेरिएंस कितना आ जाएगा, तुम बोलोगे 2120 डिवाइड बाई 20 माइनस 202 डिवाइड बाई 20 का होल स्क्वायर। सिंपल है, आसान है, 2106 106 माइनस 2 से काटा 10, दिस इज 101। तो 101 इज बेसिकली 10.1 का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। 10.1 का होल स्क्वायर निकाल लो, 101 मल्टीप्लाई कर रहे हो तुम बेसिकली, तो कितना आएगा सोचो, तुम बोलोगे 101 000, फिर से 101 ऐड करो 10201 और नीचे आ गया है 100, तो तुमने बोला दिस इज 106 माइनस 102.01, 102.01। कौन सा आंसर होना चाहिए, 3.98 नहीं 3.99, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। तो मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स ये दोनों क्वेश्चन तुमसे होने चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरबोला पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड इट हैज़ द वर्टेक्स दिस। जैसे ही वर्टेक्स दे दिया हमारे पास पता चल चुका है कि हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, एक है 6,0, एक है -6,0। हाइपरबोला पास कर रहा है कहीं 10,16 से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पता चल चुका है। तो मुझे ये डिस्टेंस पता होता है 2a इज इक्वल टू 12, तो a की वैल्यू कितनी है 6, a की वैल्यू दे दिया उन्होंने, a की वैल्यू दे दी, तो मुझे पता है हाइपरबोला ऐसा होगा x² माइनस y² b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टाइप। अब यहाँ a की वैल्यू पता है मुझे, x² डेट इज 36 माइनस y² b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मुझे b पता चल जाता तो नॉर्मल सब निकाल देता। उसके लिए उन्होंने दिया है कि ये हाइपरबोला 10,16 से पास करता है, 10 स्क्वायर 100 डिवाइड बाई 36 माइनस 16 स्क्वायर 256 डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 256 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, इसको इधर ले गया, इसको 100 माइनस 36 डिवाइड बाई 36। ओके, तो ये कितना आ रहा है देखना, 64 डिवाइड बाई 36, 256 डिवाइड बाई बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ गई, क्या आ गई, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 256 इंटू 36 डिवाइड बाई 64। ओके, तो मैं ऐसे ही कैलकुलेट करता हूँ, बी स्क्वायर इज बेसिकली 16 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 2 4 8 2 16 6 12,
तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है 12 स्क्वायर, ठीक है, 144। ओके, तो यहाँ से मेरे पास हाइपरबोला ही आ गया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 36 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज दी हाइपरबोला। अब आगे देखो, बोला कि देन द इक्वेशन नॉर्मल टू इट एट पी। पी पे नॉर्मल लिखना है। ओके, पी पे नॉर्मल लिखना आसान है ना? आसान है कैसे? टेंजेंट का इक्वेशन लिख दिया, 2x डिवाइड बाई 36 माइनस 2y डिवाइड बाई 144 इज इक्वल टू 0 है। अब देखो 2 से 18, 2 से, ठीक है, तो x डिवाइड बाई 18 माइनस वाई डिवाइड बाई 72 इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0, या फिर दिस इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ तुमने x और y की वैल्यू रख दी, x 10 है y 16 है, x 10 है y 16 है, x 10 है y 16 है, तो तुमने रख दिया x 10 डिवाइड बाई 18 माइनस 16 इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 72 इंटू वाई डैश। तो यहाँ से तुम्हारे पास वाई डैश की वैल्यू आ गई 72 इंटू 10 डिवाइड बाई 18 इंटू 16, ठीक है, 4 4, तो 5/2, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स अगर 5/2 आ चुका है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा? -2/5। -2/5 स्लोप ऑफ नॉर्मल आ चुका है तो इक्वेशन आ जाएगा y माइनस 16 इज इक्वल टू -2/5 x माइनस 10। देख लेना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हो जाएगा अपना, ठीक है। किसका -2/5 ऑप्शन है? एक ही का स्लोप -2/5 है तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी से बोला गया लेट ए एंड बी बी टू इवेंट सच दैट द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर इज 2/5। एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर इज 2/5 एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए और बी अकर्स इज 1/2। ओके, देन द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम अकर टुगेदर। इस टाइप के क्वेश्चंस में तुरंत वेन डायग्राम बना लो, ठीक है। ए और बी, ए और बी अकर का मतलब क्या है? पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1/2। एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर मतलब ये या ये, मतलब पी ए यूनियन बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 2/5 है। तो यहाँ से तुम क्या कर सकते हो? पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकाल सकते हो, डेट इज 1/2 माइनस 2/5। तो 5 10 2 इंटू 5 4 1/10, ठीक है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी आ चुका है 1। देन द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ बोथ ऑफ देम अकर टुगेदर, बोथ ऑफ देम प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी ही निकालना बेसिकली। अरे वाह, 0.1 ऑप्शन नंबर 4। ये तो इतना सिंपल, मतलब और कुछ करना भी नहीं था। वाह, बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट दिस इन ए प्लेन इज दिस। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज इन द प्लेन। वाओ, सिंपल सी बात सोचो, सपोज ये प्लेन है, एक 1,2,3, ये तो थियोरी में पढ़ाया जाता है क्लास में, ठीक है। -7/3 -4/3 -1/3, ये ए था तो ये उसका ए डैश इमेज था, ठीक है। तो बेसिकली जब इन दोनों का मिड पॉइंट जो होगा वो कहाँ होगा? प्लेन पे होगा। ओके, तो मिड पॉइंट तुमने निकाला, सपोज दिस इज एम। एम की वैल्यू क्या आएगी सोचना, एम का कोऑर्डिनेट 1 -7/3 कितना आया? -4/3/2, डेट इज -2/3। फिर 2 -4/3 तो कितना आया? 6 -4 2/3/2 1/3, कॉमा 3 -1/3 9 -1 8/3/2 4/3। ये मिड पॉइंट हो गया। अब तुम्हें प्लेन का नॉर्मल वेक्टर भी पता है, ये दोनों वेक्टर को जो ज्वाइन कर रहा है वही नॉर्मल वेक्टर है। ओके, तो अब तुम जान चुके हो कि इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो है, ठीक है। तो निकाल देते हैं नॉर्मल वेक्टर, ए डैश वेक्टर आ जाएगा। ए डैश वेक्टर विल बी द नॉर्मल वेक्टर। कितना आएगा बताना? तो तुम बोलोगे, चलो ए डैश ए ही निकाल लेते हो। 1 -7/3 इज -4/3 आई कैप, 2 -4/3 इज +2/3 जे कैप, 3 +8/3 के कैप। दिस इज द नॉर्मल वेक्टर। तो इक्वेशन आ गया प्लेन का -4/3x +2/3y +8/3z इज इक्वल टू D, और यू कैन से डेट -4x +2y
प्लस 8z इज इक्वल टू सम नया कांस्टेंट के 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये प्लेन पास कर रहा है इससे, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो -2/3 रखोगे तो कितना आएगा, 4 दूना 8/3, ठीक है। 1/3 रखोगे तो 2/3, 8 चौके 32/3 इज इक्वल टू के, कितना आया 8, 40 2 42, 42/3, ठीक है। 42/3 डेट इज 14, ये 14 आ गया, ठीक है। तो दिस इज द प्लेन। अब देख लो कौन सा पॉइंट इस पे लाई कर रहा है। क्या आया, -4x + 2y प्लस 8z इज इक्वल टू 14, और डिवाइड कर सकते हो -2x + y + 4z इज इक्वल टू 7। देख लो कौन सा ऑप्शन है। अगर पहला ऑप्शन डाल दे तो -1 तो ये 2 बना देगा, ये -1 ये -4 नहीं होगा, ओके। और अगर ये डाल दे तो माइनस माइनस प्लस, ये भी -1 + 4, 4 2 6 -1, नहीं प्लस डालना पड़ेगा, ओके। वन डाला तो -2 -1 + 4, ये वाला हो रहा है ना, 4 2 6 7, हाँ ठीक है। 17th हो गया। 18th, अब 18th में आते हैं, लेट S बी द सेट ऑफ ऑल द रियल वैल्यू और द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, ठीक है। देन S सिंपल है ना, 3x में सब कुछ चल रहा है, 3x को t ले लिया, 3x को t लेंगे तो ये क्या आ जाएगा देखना, t × t - 1 + 2 इज इक्वल टू mod of t - 1 + mod of t - 2। बस इन्होंने नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, x के बारे में कुछ भी नहीं पूछा है, तो बहुत ईजी है तो, ठीक है। ये आ गया t² - t + 2 इज इक्वल टू mod of t - 1 + mod of t - 2। सिंपल, इन दोनों का ग्राफ बना दो। मुझे पता है t इज ऑलवेज ग्रेटर देन, इक्वल टू भी नहीं, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। ठीक है, तो पहले t में ग्राफ बना दिया। इसका ग्राफ तो मुझे पता है 1 2 ऐसा कुछ जाएगा। 1 पे जो वैल्यू आएगी 1 आएगी, 2 पे जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, ठीक है। अब t² - t, तो -b/a 1/2, यहाँ पे कहीं उसका यह आएगा वर्टेक्स, और उस पर वैल्यू कितना आ रहा है देखना, तुम बोलोगे d, t इज इक्वल टू 0 रखने पे वैल्यू 2, ये इसमें 0 रखने पे कितना आ रहा है, 0 रखने पे 1 + 2 3, तो यहाँ पे 2 और इसके नीचे जाके ऊपर ऐसे जाएगा और इधर आएगा, ठीक है। ये पैराबोला होने वाला है। अब तुम्हें पता है t इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तुम इधर देखोगे सिर्फ, इधर तो एक ही बार कट कर रहा है, दैट इज सिंगलटन। 18th हो गया। 19th पे आ जाते हैं। बोला गया अल्फा इज इक्वल टू दिस, ये तो मैं अपने जेईई मेन रिवीजन सीरीज में करवा चुका है ना। a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस। अल्फा जब निकालोगे तो दिख रहा है मुझे ओमेगा है या ओमेगा², तो ओमेगा मैंने मान लिया, तो ये तो सिंपल है। a कितना है 1 + ओमेगा इंटू, इसको देखो 0 रखने पे 1 ओमेगा, जब 2 रखोगे तो 1 ओमेगा², अगला ω⁴, अगला ω⁴, कहाँ तक ω⁴ तक। कितने टर्म है इसमें, तुम बोलोगे 101 टर्म, तो ये तो जीपी है, हाँ जीपी का सम निकालने आता है, हाँ। a इंटू r⁴n ω²n 101 -1 डिवाइडेड बाय ω² - 1, ठीक है। तो 1 + ओमेगा 1 + ओमेगा कट जाएगा, ये आ जाएगा ω² 101, डेट इज 202 -1 डिवाइडेड बाय ω - 1, ठीक है। चलो ये बच गया a। b क्या आ गया मेरे पास, b को देखोगे तो ये आ गया 1 + ω³ + ω⁴ प्लस ऐसे, तो 101 बार, तो 101 आ गया, तो b, वाह b भी आ चुका है मेरा। अब इस 202 को देखोगे 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 201 कट जाएगा, तो ये बचेगा ω-1, ये भी कट गया, ω-1 ω-1 1 आ गया है, तो ठीक है। तो दिस इज 1, तो a आ गया 1, b आ गया 101, ठीक है। a1 b 101, तो सम ऑफ द रूट 102, प्रोडक्ट ऑफ द रूट 101, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व। अरे यार, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना, ये तो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मतलब एक ही तुम्हारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक बार डिफरेंशिएट करोगे
2x इज इक्वल टू 4b इंटू वाई डैश। तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई 2 इंटू 2 x अपॉन 2y डैश इज इक्वल टू b की वैल्यू वहाँ सब्सटीट्यूट कर दो भाई, b की वैल्यू वहाँ सब्सटीट्यूट कर दो उठा के, आ जाएगा इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, b की वैल्यू x अपॉन 2y डैश y प्लस एक्स अपॉन 2y डैश रख दो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, इंटीग्रल वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। अब ये तो पेपर मुझे बहुत ही सिंपल लग रहा है। ठीक है, ये पेपर मतलब 100% स्कोर कर सकते थे अगर बेसिक से, अगर तुमने सारे के सारे PYQ फॉलो किए हैं मेरे तो। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इसकी वैल्यू 1/7, इसको ध्यान से देखोगे। अब सब कुछ 0 से π/2 में गिवन है, तो रूट का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, क्योंकि मॉड हटाएंगे तो मॉड पॉजिटिव से ही खोलेंगे। 1 प्लस कॉस 2 अल्फा तुम्हें पता होना चाहिए, 2 साइन स्क्वायर अल्फा होता है। जब इसका मॉड घटाओगे तो रूट टू कट जाएगा, साइन अल्फा साइन, अरे क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा होता है, सॉरी कॉस स्क्वायर अल्फा होता है, साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा, tan अल्फा 1/7 है। ठीक है, अब यहाँ देखो 1 माइनस कॉस 2 बीटा कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर बीटा, और 2 से 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा साइन बीटा आ जाएगा डायरेक्टली, मॉड वर्ड हटा दिया मैंने। ठीक है, अच्छा ये अगर बीटा है तो साइन बीटा मुझे पता है, p/h 1 √10, तो ये कितना हो जाएगा, √10 का होल स्क्वायर, 10 - 1 3। ठीक है, अब देखो साइन बीटा पता है, tan बीटा ये सब पता चल जाएगा। मुझे चाहिए अल्फा प्लस 2 बीटा, तुम पता है tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b। अब तुम्हें tan 2 बीटा चाहिए होगा, पहले tan 2 बीटा निकाल सकते हैं, उसके लिए tan 2 बीटा पहले निकाला, 2 tan बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करोगे तुम, tan बीटा तो निकाल सकते हो, यहाँ से दिख रहा है मुझे tan बीटा कितना 1/3, तो tan 2 बीटा आ गया 2/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/9, डेट इज 9 - 1, 2/3 डिवाइड बाई 8/9, 3 क्या किया मैंने, सॉरी 2/3 8/9 3/4। ठीक है, tan 2 बीटा 3/4, tan 2 बीटा को यहाँ रखना, tan अल्फा को यहाँ रखना, आ जाएगा जो भी आंसर आना है, सिंपल। Let fx be a polynomial of degree 3 such that f of -1 is equal to 10, f of 1 is equal to this, fx has a critical point at x is equal to -1 and f dash x has a critical point at x is equal to 1, fx has a local minima। ओके, देखो अब डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है तो इसमें दो तरीके का अप्रोच लगा सकते हैं हम लोग। एक तो एज्यूम कर सकते हैं कि भाई मेरे पास fx है, क्यूबिक इक्वेशन ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करो, चार अलग अलग कंडीशंस गिवन है, तुम इसको सॉल्व करोगे ABCD आ जाएगा। ठीक है, ये तो एक तरीका था। दूसरा तरीका बेसिक से सोचो, अगर fx क्यूबिक है तो f डैश x कैसा है, क्वाड्रेटिक है, f डबल डैश x कैसा है, लीनियर है, f डबल डैश x, अब बोला गया f डैश का क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 1 है, f डैश का क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 1। f डैश का क्रिटिकल पॉइंट कब आएगा, जब f डबल डैश x 0 होगा, मतलब f डबल डैश x 0 हो रहा है x इज इक्वल टू 1 पे, मतलब f डबल डैश x सम लैम्डा टाइम्स x - 1 है। ठीक है, ओके, f डबल डैश x आ गया तो f डैश x आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, लैम्डा x²/2 माइनस लैम्डा x प्लस क्या, कुछ कांस्टेंट a। ठीक है, अब तुमने बोला f डैश x, fx हैज क्रिटिकल पॉइंट एट x इज इक्वल, मतलब f डैश -1 0 है, तो f डैश -1 इज 0, तो ये कितना आ रहा है, λ/2 माइनस माइनस प्लस लैम्डा प्लस a इज इक्वल टू 0, डेट इज 3 λ/2 प्लस a इज इक्वल टू 0। लैम्डा और a में एक इक्वेशन आ चुका है। ठीक है, अब उसने क्या बोला, fx के बारे में सोचो, f of -1 f of 1। अब इसको एक बार फर्दर तुम क्या कर सकते हो, a को लैम्डा टर्म में रिप्लेस कर सकते हो, a कैन बी रिटन एज, तो तुम्हारे पास f डैश x की जो वैल्यू आई वो आई λx²/2 माइनस लैम्डा x माइनस 3 λ/2। ओके, तो यहाँ से व्हाट यू कैन डू, लैम्डा को कांस्टेंट निकाल सकते हो, x²/2 माइनस x माइनस 3/2। ठीक है, और यू कैन से λ/2 बाहर निकाल दिया, x² - 2x माइनस 3,
x इज इक्वल टू -1 रखा तो आ जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, अब तुमने बोला कि f ऑफ fx कैसे निकलेगा, तो fx निकला, लैम्डा रहने दिया, λ/2 बेसिकली, यहाँ x³/3 माइनस x² माइनस 3x प्लस कुछ एक नया कांस्टेंट के। अब fx भी दो जगह पे 0 है, कहाँ कहाँ, f ऑफ -1 पे, f ऑफ 1 पे, f ऑफ -1 पे, f ऑफ 1 पे। f ऑफ -1 डालने पे 10 आ रहा है, f ऑफ -1 डालने पे 10 आ रहा है, तो f ऑफ -1 डालोगे तो यहाँ कितना आएगा, λ/2 -1/3 -1 प्लस 3 प्लस के इज इक्वल टू 10। लैम्डा के में एक रिलेशन आ गया। सिमिलरली f ऑफ 1 इज इक्वल टू -6, 1 डाल देना तो λ/2 1/3 -1 -3 प्लस के इज इक्वल टू 6 है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल लैम्डा और के दोनों आ जाएगा। लैम्डा और के आ चुका है तुम्हारे पास, तो बोला गया fx आ चुका है। fx आ चुका है तो उसका लोकल मिनिमा कैसे निकालते हैं, लोकल मिनिमा निकालने के लिए क्या करते हैं, बोलो f' निकाल लेंगे, f' निकाल लेंगे, उसका साइन चेंज देख लेंगे, कहाँ पे मैक्सिमा कहाँ पे मिनिमा है पता चल जाएगा मुझे, सिंपल। चलो नाउ let a line y is equal to mx intersects the parabola this at point P। एक लाइन है y is equal to mx, वो पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू x को एट पॉइंट P, चलो ये पॉइंट है P, एक तो 0,0 पे इंटरसेक्ट करता है, एक P पे, अदर देन द ओरिजिन, हाँ ठीक है। और लेट द टेंजेंट टू इट एट P, टेंजेंट टू इट एट P meets the x axis at point Q, ठीक है। if the area of triangle OPQ is 4 then m is equal to what, ओके मैं ये कोऑर्डिनेट बहुत ही आसानी से निकाल सकता हूँ। कैसे, मुझे पता है ना कैसे, इसको सॉल्व कर लिया ना कैसे, m² इज इक्वल टू x, x से x काट दिया, x इज इक्वल टू 1/m² आ गया, वाओ। x इज इक्वल टू आ गया 1/m², तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई बताओ जल्दी, m इंटू 1/m², 1/m आ गया, ठीक है। अच्छा ये पॉइंट पता है तो मुझे इस पे टेंजेंट लिखना आसान आता है, हाँ कैसे, स्लोप निकाल लो, 2y इंटू y' इज इक्वल टू 1, तो y' की वैल्यू कितनी आ गई 1/2y, कितना रखोगे 1/2, y की वैल्यू कितनी है 1/m, तो m/2 है स्लोप, स्लोप m/2 है तो इक्वेशन तो निकालना ईजी है, हाँ y माइनस 1/m इज इक्वल टू m/2 इंटू x माइनस 1/m²। अच्छा तो y माइनस 1/m इज इक्वल टू m/2x माइनस 1/2m, ओके तो सिंप्लीफाई हो गया है तो, हाँ अब इससे क्या मुझे क्यू पॉइंट आ जाएगा, हाँ क्यू पॉइंट कैसे निकालोगे, तुम बोलोगे कि क्यू पॉइंट तो निकलेगा जब y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 रखा तो -1/m इज इक्वल टू m/2x माइनस 2/m, तो यहाँ से m/2x की वैल्यू आ गई 1/2m माइनस 1/m, तो 1/m को कॉमन ले लोगे तो 1/2 माइनस 1 इज -1/2, ओके सो m/2x इज इक्वल टू -1/2m, 2 से 2 कट गया, x की वैल्यू आ गई -1/m²। अच्छा तो दिस इज -1/m², 0, ओके। अब ये y कोऑर्डिनेट मुझे पता है, हाइट पता है, बेस पता है, बेस कितना है 1/m², हाइट कितना है 1/m, एरिया कितना आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज 8 आ जाएगा, ठीक है। तो m³ इज इक्वल टू 1/8, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, ठीक है, m इज इक्वल टू 1/2 डेट इज 0.5, सिंपल। चलो अब ये तो सिंपल भाई समेशन पूछ दिया गया, सम ऑफ दिस, ये तो सिंपल है ना, 1/4 को तो पहले ही बाहर निकाल दो, समेशन स्प्लिट करोगे n इंटू 2n² प्लस n प्लस 2n प्लस 1, ओके तो फिर से 1/4 समेशन 2n² प्लस 3n प्लस 1 है, n मल्टीप्लाई करोगे 2n³ प्लस 3n² प्लस n, अब इसको तुम्हें बस स्प्लिट कर देना है, 1/4 2 इंटू समेसन n³ प्लस 3 इंटू समेसन n² प्लस समेसन n, सबका फॉर्मूला मुझे पता है, n इज इक्वल टू 1 से
7 तक जाना है, 60 टर्म है, लगा दो फॉर्मूला। ये तो 1/4 है, 2 इंटू n प्लस 1, 7 इंटू 7 प्लस 1 8/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डेट इज 15 डिवाइड बाई 6 प्लस n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 1/4, 2 इंटू 28 का होल स्क्वायर प्लस 3 2 2 4 60 420 प्लस 28। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 को अंदर लेके चले जाओ, तो दिस इज 1/2, 28 इंटू 28/2 प्लस 4 1 कम 4 0 4 5 20 4 7 28, ठीक है। ये वैल्यू निकाल 2 से 14, ठीक है। तो 28 इंटू 14 प्लस 10112 इतना आंसर है अपना, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ दिमाग भी नहीं लगाना था। नेक्स्ट, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, ठीक है। कर लेंगे इसको भी, पीएनसी का है, दिख रहा है। नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द with or without meaning that can be formed from the 11 letter of the word, ठीक है। मेरे पास जो लेटर है वो है E, X, A, M, I, N, A, T, I, O, N, इस टाइप की चीज़ें हैं मेरे पास। अब मैं डायरेक्टली यहाँ से 11C 4 इंटू 4 फैक्टोरियल नहीं कर सकता हूँ, वो आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली 4 लेटर इस तरीके से थोड़ी ना सेलेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि कुछ लेटर सेम है। तो हमें क्या करना होगा, केसेस बनाने होंगे। अब 4 लेटर सेलेक्ट करते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं? ऑल 4 सेम, वो पॉसिबल नहीं है। 3 सेम 1 डिफरेंट, वो भी पॉसिबल नहीं है। 2 सेम 2 अलग सेम, देखो 2 सेम डैश हो सकता है, 2 सेम प्लस 1 डिफरेंट प्लस 1 डिफरेंट डैश हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगला आता है ऑल डिफरेंट, तो ये 3 केस बनेगा। 2 सेम तो तुम्हें पता है 1 2 3, इन्हीं तीनों में से कोई 2 पेयर को सेलेक्ट कर लो, 2 2 निकाल लोगे, 4 आ गया। उनको अरेंज करने का तरीका इज 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 2 सेम तो 3 में से कोई एक निकाला, बाकी क्या करोगे, 3 में से कोई एक निकाला तो यही निकल गया, समझ लो। अब क्या करो, 1 डिफरेंट, तो 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 7 में से कोई एक निकाला, एक और निकल गया। फिर अगला 6 में से कोई एक निकाला, ठीक है। अब तुम्हारे पास जो 4 लेटर आए, 4 में 2 सेम है, तो 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। ऑल डिफरेंट तो तुम क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 में से कोई 4 वैरायटी सेलेक्ट किया, चारों अलग अलग आ गए इंटू 4 फैक्टोरियल, सबको ऐड कर देना, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें याद नहीं रहती है लोगों को, लेकिन तुम्हें याद रखना है, जब भी सिलेक्शन करना है तुम्हें अलग अलग, मतलब कुछ एक जैसे हैं कुछ अलग हैं, तुम्हें क्या करना होगा, केस बनाना पड़ेगा। केस बना के मैंने क्या किया, उन लेटर्स को अरेंज कर दिया। यहाँ जैसे तुमने 2 बार जैसे AAII सेलेक्ट किया, तो इनके कितने वर्ड्स बनेंगे, इतने। यहाँ पे सपोज AAIN सेलेक्ट किया, तो तुम्हारे कितने वर्ड्स बनेंगे, इतने वर्ड्स बनेंगे। और यहाँ चारों डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली 4 फैक्टोरियल वर्ड्स बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पेपर ख़त्म होता है। मुझे लग रहा है ये स्लॉट का पेपर बहुत ही ईजी था, ठीक है। ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना था, मैंने बहुत ही फास्ट सॉल्व किया आज, और ठीक है। बस तुम्हें अब इतना समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैंने लगभग 20 से ज़्यादा पेपर सॉल्व कर चुके हैं अपने चैनल पे, तो तुम्हें इतना तो समझ में आना ही चाहिए कि अब ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे हलवा लगने चाहिए, ठीक है। हर साल का पेपर एक ही जैसा आता है, मचा दोगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।